फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो प्रिंसेस थी वो अगल बगल बनाजा के बारे में पूछ रही थी। लेकिन जो बनाजा था वो तो अपना एकदम भेष बदल के इस शहर में रह रहा था, इसलिए उसे कोई पहचानता ही नहीं था। फिर दोबारा से हम लोग बनाजा के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे लोग एकदम खाने के लिए एक तैयार बैठे हुए थे और वहाँ पे वो सारे खानों को देख के वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिसपे जो जिन थी वो बताती है कि ये सारा जो खाना है वो मैं अपने मैजिक से चुटकियों में ही बना सकती थी, लेकिन जो फेनरिस थी उसने बोला कि मैं अब ये खाना जो है अपने पति के लिए खुद से ही बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे उसमें मदद नहीं की। तो जो फेनरिस थी वो बोलती है कि हाँ, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे खाना बिना मेरे हाथों से बनाए हुए खाए, इसलिए मैं तुम्हें इसमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर दूंगी। तुम अगर हेल्प ही करना चाहती हो तो तुम चाहे तो वो सारे जो कपड़े पड़े हुए हैं उन सभी को धो सकती हो। इस चीज के लिए जो जिन थी वो तैयार हो जाती है और ये सारी चीजों को सुन के ये जो चारों नाइट रहती है उन सभी का एकदम मुंह उतर चुका होता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अगर यहाँ पे जो जिन है वो चुटकियों में ही सारे जितने भी काम है वो सारे कंप्लीट कर लेगी तो वो लोग सिर्फ एक बोझ बन के ही रह जाएंगे और फ्री लोडर ही रहेंगे इस जगह में। तो इस वजह से जो बनाजा है उसके ऊपर वो लोग थोड़े से बोझ बन जाएंगे। इसी कारण से ये चारों जो रहती है निकल जाती है तेजी से अपने काम धंधा ढूंढते हुए, जिसपे जो बालेनो रहती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि आखिरकार जो मैं मेज हूँ वो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि जो मेरे भाई और पापा है वो बहुत ही तगड़े एकदम मेज है, लेकिन कभी भी मेरे अंदर वो वाली कैपेबिलिटीज उन्होंने नहीं देखी। लेकिन जो बनाजा सर है वो मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा एकदम मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें मुझे सिखाई है जिसकी वजह से मेरा जो मैजिक है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, इसलिए मैं उनके कारण बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ी मेज बन के रहूंगी। वे सारी चीजें सोच ही रही थी कि उतनी देर में उन सभी को बाहर दिखाई देता है कि एक जो पागल घोड़ा है वो उनके खेतों को बर्बाद कर रहा है। इसलिए जो बेलेनो रहती है वो तेजी से बाहर निकलती है और फिर अपना जो डिफेंसिव मैजिक था उसको स्पेल कास्ट करती है, जिससे जो वो घोड़ा था थोड़ा बहुत एकदम डैमेज करने के लिए रुकता ही है। कि वहाँ पे जो बिरेली रहती है वो बोलती है कि चलो मैं इस घोड़े को संभाल लूंगी, और वो एक रस्सी लेती है और उस घोड़े को ऊपर डाल देती है और अपने बहुत ही अच्छे स्किल्स का यूज करते हुए उस घोड़े को कंट्रोल कर लेती है। ये सारे स्किल्स को देख के ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि जो बिरेली है वो बहुत ही ज्यादा एकदम टैलेंटेड है। फिर ये चारों लड़कियां यहाँ डिसाइड करती है कि आखिरकार इन्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ जो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड काम रहा तो इन सभी के पास कुछ काम ही नहीं बचेगा। इसलिए ये लोग बोलती है कि हमें और भी ज्यादा एकदम जो खेत है वो खरीद लेना चाहिए, जिसकी वजह से अगर खेत ज्यादा रहेंगे तो हम लोग को काम बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़ेगा, इसलिए हमें भी काम करना पड़ेगा, तो हम लोग बोझ बन के नहीं रहेंगे। लेकिन इसके लिए इन सभी को बनाजा से भी एकदम परमिशन लेनी थी, तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग जाके डायरेक्टली वहाँ परमिशन लेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग बनाजा और फेनरिस को देखते हैं जो कि इसी तरीके से अपने एकदम मार्केट में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे जो फेनरिस थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रही होती है और बनाजा के एकदम हाथों को पकड़ी हुई चल रही होती है, ये बोलते हुए कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पे हम लोग बहुत ही समय बाद एकदम डेट पे आए हैं, लेकिन जो बनाजा था वो बोलता है कि ये तो हमारा कोई डेट नहीं है, जिसपे फेनरिस बोलती है कि तुम चुप रहो, यहाँ मैं डेट ही मान रही हूँ इसको। लेकिन असल में जो बनाजा था वो तो फिर से ही जो मर्चेंट गिल्ड में ट्रेडिंग होती है उसके लिए ही आया हुआ था इस जगह पे। इस तरीके से ये लोग जा ही रहे होते हैं कि अचानक से ही इन सभी को आसमान में जो बादल रहता है वो एकदम घना होता हुआ दिख जाता है और मौसम बहुत ही ज्यादा एकदम खराब हो चुका होता है। तो जो बनाजा था उसे समझ में नहीं आता है क्या है, तो जो फेनरिस थी वो उसे इशारा देती है कि तुम उधर देखो, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो बीस्ट है वो आया हुआ है, जिससे ये जो पूरा शहर है वो तबाह हो जाएगा। तो जो बनाजा था वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे तो यहाँ इन सभी की मदद करनी पड़ेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो बीस्ट है उसके ऊपर असल में वही जो विच थी वो बैठी हुई थी और वो इस बार बदला लेने के लिए आई थी प्रिंसेस से, और प्रिंसेस के सारे जितने भी गार्ड्स थे उन सभी को घेर के रखे हुए थे। लेकिन यहाँ जो सारे गार्ड्स है वो इस विच से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं, और जो विच थी वो बोलती है कि तुम सभी ने मेरे को कैद कर लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारा बदला लेने के लिए आई हूँ। और ये चीज बोल के वो एक ही मैजिक में जितने भी गार्ड्स थे प्रिंसेस के अगल बगल उन सभी को निपटा देती है। एक से ऐसा लग रहा होता है कि जो प्रिंसेस है उसका एकदम बैंड बजने वाला है, लेकिन उतने ही देर में जो जिन रहती है वो तेजी से दौड़ते हुए बनाजा और फेनरिस के पास आ जाती है और बोलती है कि मुझे पता नहीं क्यों यहाँ अचानक से बहुत ही तगड़ा एकदम डार्क मैजिक का एहसास हुआ है, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। तो जो बनाजा था वो बोलता है कि तुम देख सकती हो दूर में एक जो मॉन्स्टर्स है वो इस पूरे शहर में एकदम तबाही मचा रहा है। तो जो जिन थी वो बोलती है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, इसे एक इंसान था, ये इसको मॉन्स्टर बनाया गया है एक मेज के द्वारा, और ये जो मेज है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हुआ करती थी, लेकिन मैं इससे निपट सकती हूँ, आप मुझे प्लीज परमिशन दीजिए ताकि मैं इससे जाके लड़ सकूं और अपने मास्टर का नाम रोशन कर सकूं। उसे इतना ज्यादा एकदम इंसिस्ट करते हुए देख के जो बनाजा था वो बोलता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, उसे लड़ सकती हो। और जो वो जिन थी वो तेजी से पहुंच जाती है उस मेज से लड़ने के लिए, और वो जो मेज थी वो उसी समय पे जो प्रिंसेस थी उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है और प्रिंसेस का गेम बजने वाला होता है, लेकिन जो जिन थी वो सही समय पे आके उस प्रिंसेस को बचा लेती है। तो जो जिन थी वो बोलती है कि तुम यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी एकदम हरा नहीं सकती, मेरे जो मास्टर है उन्होंने ऑर्डर किया है कि मैं इन प्रिंसेस को बचाऊं और तुम्हें यहाँ पे हराऊं। तो जो मेज थी वो चिढ़ाते हुए बोलती है कि तुम तो किसी का ऑर्डर वैसे भी पूरा कर नहीं पाती हो, तो तुम यहाँ आई क्यों हो। तो जो जिन थी वो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी यहाँ मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, और ये चीज बोल के इन दोनों के बीच में बहुत ही भीषण एकदम लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, जिसमें देखने से लग रहा होता है कि जो मेज है उसके ऊपर जो जिन है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ओवर पावर कर रही है, लेकिन फिर भी काफी देर तक इनकी लड़ाई चल रही होती है, जिसमें फाइनली जो मेज थी वो थोड़ा बहुत एकदम डैमेज हो जाती है, जिसपे गुस्सा होते हुए वो बोलती है कि अब तुम मेरा यहाँ पे रियल एकदम मैजिक देखोगी। और ये चीज बोल के वो अपना जो डार्क मैजिक था उसको समन करने लग जाती है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर था वो बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ा होते जा रहा होता है। वो इतना ज्यादा बड़ा
हो रहा होता है कि पूरे शहर को वो अपने ऊपर ही एकदम ढकने वाला होता है। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है, जो उसका मैजिक रहता है वो तेजी से एकदम कट जाता है और वो जो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ा हो रहा था वो तेजी से एकदम छोटा होना शुरू हो जाता है। जो मेज रहती है उसे समझ ही नहीं आता है कि उसने इतना ज्यादा एकदम ताकतवर स्पेल्स यहाँ पे कास्ट किया था, लेकिन उसका जो डार्क स्पेल था उसे किसी ने नलिफाई कर दिया इतने इजीली। जो जिन रहती है उसे भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्या हुआ। तो जो बनाजा था उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ पे मैंने उस स्पेल को कास्ट करने से रोका है, क्योंकि वो जो स्पेल था वो बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचा था इस पूरे शहर को। तो जो जिन थी वो उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मेरे होते हुए भी आपको यहाँ पे लड़ना पड़ा, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। जिस पे बनाजा उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन जो जिन थी वो बोलती है कि आप मुझे दोबारा से चांस दीजिए, मैं यहाँ पे इस मैच को पूरी तरीके से एकदम खत्म करना चाहती हूँ। जिसके लिए जो बनाजा था उसे ऑर्डर दे देता है। फिर जो जिन थी वो चली जाती है उस मैच से लड़ने के लिए, और जो मैच थी वो अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं की होती है कि आखिरकार वो कैसे यहाँ पे हार गई एक इंसान से। लेकिन जो जिन थी वो उसे बिल्कुल भी सोचने का मौका नहीं देती है और तेजी से एक बहुत ही तगड़ा मैजिक स्पेल कास्ट करती है और उसको अपने अंदर एकदम छोटा सा बॉल बना के समा लेती है। जिस चीज को देख के बनाजा बोलता है कि तुम उसे अपने अंदर क्यों ले रही हो। तो जो जिन थी वो बोलती है कि मैं इसके ताकत का आपके मदद करने के लिए यूज करूंगी। तो जो फेनरिस थी वो भी इस चीज को सुन के एकदम खुश हो जाती है और वो बोलती है कि तुम दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा एकदम तेज होते जा रही हो। उस मैच के जाने के कारण जो उसका मैजिक था उसका पूरा का पूरा जो ताकत था वो खत्म हो जाता है और जो हीरो और उसकी जो सर्वेंट थी वो एक नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। फिर हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ आने के बाद बनाजा को पहचान लेती है और बोलती है कि बनाजा आप यहाँ पे हैं, मेरे को बहुत ही ज्यादा एकदम खुशी हुई आपको यहाँ पे देख के, फाइनली आपने फिर से हमें यहाँ पे बचा लिया है, मैं आपकी बहुत ही ज्यादा एकदम शुक्रगुजार हूँ। फिर जो प्रिंसेस रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से बनाजा को ग्रीट करके उसे सॉरी बोलती है कि किस तरीके से उसके फादर ने बहुत ही बुरी तरीके से बनाजा को ट्रीट किया था। और फिर उसके बाद वो माफी मांगते हुए बोलती है कि मेरे फादर ने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया था उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी जरूरत हमें बहुत ही ज्यादा है। जो हीरो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम बेकार था, हमने उसे उसके पद से भी निकाल दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए और हमारा जो दुनिया है उसकी रक्षा कीजिए। जिसपे जो बनाजा था वो देखता है कि प्रिंसेस उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है, तो वो उन्हें रोकता है और फिर बोलता है कि आप इतना ज्यादा अच्छी तरीके से बोल रही हैं, मैं मानता हूँ कि आपके फादर ने बहुत ही बुरी किया था मेरे साथ, लेकिन मैं उस चीज के लिए गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोग के साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास मेरी वाइफ है और मैं इसके साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। और वो पोलाइटली एकदम प्रिंसेस को मना कर देता है और वहां से सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों जो नाइट्स रहती है वो बनाजा को प्लान समझा रही होती है उनका। वो बता रही होती है कि अगर वो लोग बहुत सारे जो जमीन है उसे अगल बगल का खरीद ले तो फिर जिस वजह से वो लोग के पास बहुत ही अच्छा एकदम जगह बन जाएगा खेती करने के लिए, जिससे वो बहुत ही ज्यादा एकदम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है और उस सारे जो खेती में उपजाऊ किए हुए फल होंगे उन्हें बेच भी सकती है। जिसके लिए जो बनाजा था वो तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद वो कैलकुलेट करना शुरू करता है कि कितना ज्यादा उन्हें खर्चा आएगा अगर वो जमीन खरीदना शुरू करते हैं तो। और जैसे ही फाइनल अमाउंट आता है तो ये चारों नाइट्स एकदम बेहोश हो जाती है, क्योंकि ये जो अमाउंट था वो बहुत ही ज्यादा था। इतने ज्यादा अमाउंट से एक पूरा एक गाँव भी बसाया जा सकता था, जिसके लिए वो फिर वो बनाजा को मना करने लग जाती है और बोलती है कि उनके पास उतना पैसा नहीं है। तो जो बनाजा था उन्हें बोलता है कि अरे तुम चिंता मत करो, अगर तुम लोग इतना ज्यादा एकदम इस चीज को ड्रीम प्रोजेक्ट मान रहे हो तो मैं तुम्हारा इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और तुम लोग चिंता मत करो, जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तब तुम मुझे चुका देना। जिस चीज के लिए जो नाइट्स थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है और बनाजा को एकदम अच्छी तरीके से ग्रीट करती है। फिर जो बनाजा था वो उन्हें बोलता है हमें यहाँ पे जितने भी हम लोग पेड़ पौधे उगा रहे हैं उन सभी को ऐसा एकदम पेड़ पौधे उगाने होंगे जिनका भी सीजन चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से उनका जो डिमांड होगी वो बहुत ही ज्यादा एकदम हाई होगी। और तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो वेदर्स को कंट्रोल करने का, क्योंकि वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। तो जिस चीज के लिए चारों नाइट्स भी तैयार हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग बेलानो को देखते हैं जो कि यहाँ बनाजा को बता रही होती है कि उसने अब डिसाइड कर लिया है कि वो मैजिक सीखने के लिए मैजिक अकेडमी में जाएगी और वहां से सीख के आके वो यहाँ बहुत ही ज्यादा एकदम मदद करेगी बनाजा का। तो जो बनाजा था वो उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि जो बेलानो वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ने वाली है। लेकिन बाकी तीनों जो नाइट्स थी वो सोच रही थी कि अगर बेलानो बहुत ही अच्छा मैजिक सीख के आ जाती है तो उनका जो खेती करने वाला टैलेंट है वो तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैजिक है उसकी मदद का यूज करते हुए वो बहुत ही इजीली यहाँ खेती कर लेगी। फिर इसके बाद वो लोग जो रहते हैं वो अपना काम करना कंटिन्यू करते हैं। फिर शाम हो जाती है और जो बनाजा रहता है वो फेनरिस से बात करते हुए बोल रहा होता है कि सब लोग अपनी जिंदगी में जो लोग पसंद करते हैं वही फॉलो कर रहे हैं और मैं भी यहाँ मर्चेंट की तरह एकदम जीना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं भी अपने जो गोल है उस पर फोकस करूंगा और आगे चल के मैं एक शॉप भी खोलना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली जिंदगी में मैं वो शॉप खोल नहीं पाया था, इसलिए मैं इस जिंदगी में वो शॉप खोलना चाहता हूँ। तो जो फेनरिस थी वो चीज सुन के खुश हो जाती है और बोलती है कि आपका जो शॉप है उसको सफल बनाने के लिए मैं अपने सारे दोस्तों को भी बोलूंगी आपके शॉप से ही खरीदने के लिए। तो बनाजा उसे बोलता है कि अरे नहीं, तुम्हारे जो जितने भी दोस्त है वो सारे मॉन्स्टर्स होंगे और उन्हें देख के जितने भी नॉर्मल इंसान होंगे वो डर जाएंगे, तो हमारा शॉप बंद हो जाएगा। तो फेनरिस बोलती है आप चिंता न करें, मैं उन सभी को बोल दूंगी कि वो अपने ह्यूमन फॉर्म्स में यहाँ पे लेने के लिए आए। फिर जो बनाजा था वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। और फिर उसके बाद बनाजा अपने पॉकेट में से एक गिफ्ट निकालता है और वो असल में एक रिंग रहता है। वो फेनरिस को देते हुए बोलता है कि मेरे को ये रिंग बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आया था। तो जो फेनरिस थी वो बोलती है कि ये तो एकदम वेडिंग रिंग की तरह लग रहा है। तो बनाजा बोलता है कि हाँ देखो मैंने यहाँ पे एक पहन लिया है तो तुम भी पहन लो। और फिर जो फेनरिस थी वो उस रिंग को पहन लेती है और उसे
उसे पहनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब फाइनली जो उनका शादी था वो एकदम हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग महल का जो कारागार रहता है उसे देखते हैं, जहाँ पे जो हीरो और उसकी बंदी रहती है वो एकदम कैद रहते हैं। जहाँ पे जो उसकी बंदी थी वो दूसरे एकदम सेल में थी और हीरो दूसरे सेल में। हीरो को लग रहा होता है कि उसे बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ा सजा मिलने वाला है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा एकदम डरा हुआ होता है। फिर हम लोग को एक अजीब सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे हम लोग बारीरोसा को देखते हैं बहुत ही स्ट्रेंज कपड़े में, और उसे एकदम अजीब लग रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ पे कर क्या रही है। फिर हम लोग बारीरोसा के सामने एकदम झुके हुए देखते हैं उली मिनास को, और वो बोल रही होती है बारीरोसा को कि क्वीन आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम खूबसूरत लग रही हैं, वैसे भी आपको शादी से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से सजना चाहिए। बारीरोसा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ पे आ गई कि उतने ही देर में जो डीमन किंग रहता है वो वहाँ आ जाता है और बारीरोसा को बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम पकड़ते हुए बोलता है कि मेरी वाइफ, हम लोग की आज शादी होने वाली है और तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम खूबसूरत लग रही हो, और तुम्हारे जो शादी हो रही है उसके गिफ्ट के तौर पे मैं तुम्हें ये दुनिया देना चाहता हूँ। तो जो बारीरोसा थी उसे समझ ही नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे वो फंस कैसे गई और ये जो डीमन किंग है वो आखिरकार उसके प्यार में कैसे गिर गया है। तो वो मना करने लग जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन जो सारे लोग थे वो उसका बात ही नहीं मान रहे होते हैं और उसकी शादी एकदम होने वाली होती है कि वो डर के मारे एकदम नींद से उठ जाती है और उसे पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा एकदम भयानक सा सपना देख रही थी, और वो डरते डरते एकदम बोलती है कि आखिरकार ये क्या था। फिर उसके बाद सुबह वो ये सारी बातें जो फेनरिस रहती है उसको बता रही होती है कि किस तरीके से उसे आजकल बहुत ही ज्यादा बुरे सपने आ रहे हैं। तो जो फेनरिस थी वो बोलती है कि कहीं तुम लोग किसी के प्यार में तो नहीं पड़ गई हो, क्योंकि हमारे में माना जाता है कि अगर हमारे जो सपने हैं वही पूरे हमारी जो जिंदगी रहती है उसके बारे में डिपिक्ट किया करते हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हें प्यार हो चुका है। तो जो बारीरोसा थी वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और पीछे जो दोनों नाइट्स रहती है वो बोलती है कि कहीं वो डीमन किंग तो नहीं। तो बारीरोसा और भी ज्यादा शर्मा जाती है और वो बोलती है तुम लोग बकवास बातें करना एकदम बंद करो, वो आखिरकार मेरे प्यार में क्यों गिरेगा। तो वो दोनों बोलती है कि अरे नहीं मैं जानती हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी नजर से देखा करता था। तो बारीरोसा बोलती है कि नहीं वो यहाँ पे मिलने आता था सिर्फ फेनरिस से। तो वो दोनों बोलती है कि नहीं वो जब भी तुम्हें देखता था कि तुम यहाँ पे नहीं हो तो वो जल्दी चला जाया करता था, पक्का यहाँ तुम्हारा उसके साथ लफड़ा चल रहा है, जिसपे वो बहुत ही ज्यादा एकदम शर्मा जाती है और इधर उधर हाथ पटकने लग जाती है। फिर हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो राजकुमारी रहती है उसका सलाहकार उसे बता रहा होता है कि जो बनाजा ने आपको एकदम सोने के सिक्के दिए थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम स्पेशल सोने के सिक्के थे, जो कि सिर्फ हमें दोनों जो हीरो कंटेंडर थे उनको दिया गया था। और मुझे लगता है कि कहीं यहाँ पे जो बनाजा है वो हमारा ही जो हीरो कंटेंडर तो नहीं है जिसको हमने सबसे स्टार्टिंग में बुलाया था। तो जो प्रिंसेस थी उसे भी समझ में आ जाता है कि ये जो सोने के सिक्के है वो कोई नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब जो बनाजा है वो वही एकदम आदमी है जिसे स्टार्टिंग में हमने हीरो के साथ ही टेलीपोर्ट किया था इस दुनिया में। और वो समझ जाती है कि आखिरकार वो क्यों नहीं चाहता है कि वो दोनों पार्टियों से कहीं भी लड़े, और उसका जो गुस्सा होना जायज भी है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से एकदम स्टार्टिंग में ट्रीट किया गया था। उतनी देर में जो वहाँ सेना का एक आदमी रहता है वो आके प्रिंसेस को बताता है कि जो हीरो है वो अपनी बंदी के साथ जेल से भाग चुका है। तो प्रिंसेस बोलती है कि जल्द से जल्द उसे पकड़ के यहाँ पे लेके आओ। फिर हमें हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि झाड़ी में एकदम छुपा हुआ रहता है उस लड़की के साथ, और वो एकदम जितने भी गार्ड आ रहे होते हैं उन सभी से एकदम बच रहा होता है। जो बंदी रहती है वो बोलती है हीरो से कि आप इतना ज्यादा भाग क्यों रहे हो और आपने आखिरकार चोरी क्यों की थी उस जगह से। तो जो हीरो था वो बोलता है कि अरे तुम यहाँ पे क्या बात कर रही हो, वैसे भी मैं उनके लिए हीरो बना था तो इतना तो वो लोग मेरे लिए कर ही सकते हैं, और मैं बस वही वाला गिफ्ट लेने के लिए गया था उनके खजाने से जो कि मैं डिजर्व करता हूँ। और फिर ये वो बोलते हुए एक पोटली निकालता है जिसको खोलने के बाद पता चलता है इन्हें कि उसके अंदर एक शॉवल होता है। इसी शॉवल को देख के वो लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार ये क्या है, लेकिन अचानक से इनकी तरफ से एक आवाज हो जाती है जिसकी वजह से जो गार्ड्स थे वो इनकी तरफ आ जाते हैं। तो ये लोग डरते हुए उसी शॉवल का यूज करते हुए गड्ढा करके जमीन में चले जाते हैं और उन गार्ड्स को पता नहीं चलता है कि ये लोग कहाँ गए। वो जो शॉवल था वो कोई नॉर्मल शॉवल नहीं था, उस शॉवल की वजह से थोड़ा सा ही एकदम एफर्ट से बहुत ही बड़ा एकदम गड्ढा हो गया होता है जिसके अंदर हीरो और उसकी बंदी छुप चुके थे, लेकिन अब इन्हें पता नहीं था कि आखिरकार ये लोग ऊपर कैसे जाए। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है डीमन कासल, जहाँ पे जो डीमन लॉर्ड था उसे उली मिनास बता रही होती है कि हमारा जितना भी फोर्सेस का यूज करते हुए हमने पता करने की कोशिश की तो हमें बनाजा का जो लोकेशन है वो पता ही नहीं चल रहा है, शायद से वो शहर से एकदम बाहर जा चुका है। तो जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि नहीं, टेलीपोर्टेशन मैजिक जो है वो ऐसे काम नहीं किया करता है, टेलीपोर्टेशन मैजिक तुम्हें उसी जगह पे लेके जाती है जहाँ पे तुम कभी गए हुए हो, इसलिए मुझे लगता है कि वो शहर से बाहर बिल्कुल भी नहीं गया होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम ढूंढो। जिसपे जो उली मिनास थी उसे बोलती है कि माय लॉर्ड, यहाँ पे मैं गुस्ताखी तो कर रही हूँ, लेकिन क्या हमें उतना ज्यादा एकदम उस आदमी पे फोकस करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि हमारी जो फोर्सेस है वो तैयार है, इसलिए हमें डायरेक्टली उन पे हमला कर देना चाहिए। जिसपे जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि तुम समझ नहीं रही हो, वो जो इंसान है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है, और अगर हम हमला कर भी देते हैं तो वो प्योरिफिकेशन मैजिक को कास्ट करके तुरंत ही हम सभी को मार देगा, और मैं बिल्कुल भी बिना प्लान के वहाँ पे जाना नहीं चाहता हूँ, और मुझे अपने जितने भी कॉमरेड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम प्यारे हैं। इन सारी बातों को पीछे से एक जो दूसरी डीमन रहती है वो भी सुन रही होती है, और वे सारी बातों को चली जाती है और उसी डीमन लॉर्ड के भाई को बता देती है, जिसे सुन के जो उसका भाई रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है, और वो बोलता है कि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा एकदम कायर हो गया है, वो असल में अपने फोर्सेस को पीछे खींच नहीं रहा, उसके साथ ही साथ वो एक इंसान को अपने अंदर शामिल भी करना चाह रहा है। वो इंसान की इतनी औकात कैसे हो गई कि जो डीमन लॉर्ड है वो उसके सामने झुक रहा है। मैं जरूर
जरूर अपने जो विद्रोह है उसको आगे बढ़ाऊंगा और फाइनली अब समय आ चुका है कि मैं अपने जो भाई है उसकी गद्दी पे कब्जा कर लूं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग फेनरिस को देखते हैं बनाजा के साथ, जो कि मार्केट में घूम रहे होते हैं और अपने खाने के लिए कुछ सामान लेने आए हुए होते हैं। जहाँ पे जो फेनरिस थी उसे बोलती है कि हमने सामान तो ले लिया है, लेकिन चलो मैं तुम्हें यहाँ पे अब कुछ खिलाने के लिए एक अच्छे से शॉप पे लेके जाऊंगी। और ये दोनों जा ही रहे होते हैं कि इनका ध्यान जाता है कि एक जो बूढ़ी औरत रहती है वो अपने शॉप को खाली कर रही होती है। तो ये लोग जाके उससे पूछते हैं कि आखिरकार वजह क्या है। तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि मेरा बिजनेस तो सही चल रहा था, लेकिन अचानक से जो मेरा सप्लायर था उसको दिक्कत आ गई है, क्योंकि हाल ही में बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ा अटैक हुआ है डीमंस का और इंसानों के बीच में, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस पूरी तरीके से एकदम ठप हो गया है। तो जो बनाजा था वो मन में सोचता है कि असल में ये जो वार है उसका जो इम्पैक्ट है वो दूर दूर तक एकदम होता है। लेकिन अचानक से जो बारीरोसा रहती है वो वहाँ पे आ जाती है और फिर बोलती है कि अगर तुम लोग खाना खाने ही जा रहे हो तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। तो जो फेनरिस थी वो गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि ये जो लड़की है वो मेरा अकेले का जो डेट है उसे बर्बाद कर देगी। और वो बोलती है कि आखिरकार तुम हमें ट्रीट क्यों देना चाहती हो। तो जो बारीरोसा थी वो बोलती है कि हाल ही में जो मेरा रैंक है वो बढ़ चुका है और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ बनाजा के कारण, जिसकी वजह से जो मेरी इनकम है वो भी बढ़ गई है, तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। जिसके लिए जो फेनरिस थी वो भी तैयार हो जाती है और ये लोग जाना शुरू करते हैं कि उतनी ही देर में जो जिन रहती है वो सामने आ जाती है इनके और फिर इन्हें रोकते हुए एक बड़ा सा मैजिक कास्ट करती है और बोलती है कि यहाँ पे पता नहीं अचानक से ही बहुत ही बड़ा जो मैजिक वाला आदमी है मैं उसे सेंस कर पा रही हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं डीमन लॉर्ड ही होता है अपने इंसानी रूप में। फिर ये जो चारों लोग रहते हैं वो एक जगह बैठ जाते हैं खाने के लिए और वहाँ पे ये लोग खाते हुए बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड था वो खाना खाते हुए बोल रहा होता है, मुझे हाल ही में पता चला था कि मेरे लोगों से कि इस जगह पे कोई अजीब सा स्पेल कास्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पता करने के लिए आ गया और देखो तुम मुझे यहाँ मिल गए, मैं तुम्हें बहुत ही दिनों से ढूंढ रहा था। फिर वो बारीरोसा को देखता है और बोलता है कि तुम भी बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर होते जा रही हो, वैसे क्या तुम्हें खाना बनाने भी आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम खाने की बहुत ही ज्यादा एकदम शौकीन हो। लेकिन जो बारीरोसा थी वो उसकी बातों से थोड़ा बहुत एकदम इरिटेट हो रही थी और वो डायरेक्टली उससे पूछ डालती है कि तुम इंसानों के ऊपर इतना ज्यादा एकदम इंटरेस्ट क्यों शो करते हो, क्या तुम यहाँ पे हमारी प्लान्स जानने के लिए आए हो कि हम लोग आखिरकार कैसे इतना ज्यादा ताकतवर बन रहे हैं। तो जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि देखो मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और मैं यहाँ पे जो बनाजा है उसको अपनी टीम में शामिल करवाने के लिए आया हूँ, तो हाँ तुम कह सकती हो कि मैं यहाँ पे तुम्हारे टैक्टिक्स जानने के लिए आया हूँ। तो जो बारीरोसा थी वो इस बार गुस्सा हो जाती है और खड़े होते हुए बोलती है कि तुम जानते हो कि हम लोग कितना ज्यादा शांति से अपनी जिंदगी बिताते हैं, फिर भी तुम यहाँ पे हमारी जो जिंदगी है उसको एकदम शांति से अशांति करने के लिए आए हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो इस चीज को सुनकर जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकती हो, क्योंकि जो इंसान और डीमंस है वो दोनों ही एक दूसरे के गुनहगार हैं। जो इंसान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम हमें परेशान किया करते हैं और हमें नीची नजरों से देखते हैं, इसलिए जो डीमंस है वो बहुत ही ज्यादा भी उनके नफरत से देखने लग गए हैं। तो जो जिन थी वो बोलती है कि मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो डीमंस है उनके अंदर से बहुत ही ज्यादा एकदम जहरीली गैस निकलती रहती है एनी टाइम, और कुछ डीमंस उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अगर इंसान उनके अगल बगल रहे तो वो मारे जा सकते हैं। तो जो फेनरिस थी वो बोलती है कि मैं तो यहाँ पे बहुत ही इजीली अपने वो जहरीली गैस को कंट्रोल कर लेती हूँ और हमारे साथ जितने भी डीमंस रहते हैं वो भी कर लेते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो डीमन लॉर्ड रहता है वो बोलता है कि दूसरा रीजन यहाँ पे ये है कि जो डीमंस है उन्हें बहुत ही जल्दी एकदम गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से छोटी सी नोकझोंक भी बहुत ही बड़ा एकदम वॉर में तब्दील हो सकती है। इसी कारणवश इंसानों और डीमंस के बीच में हर समय एकदम दूरियां बढ़ते ही जा रही हैं। और ये चीज बोल के इन सभी को वो थैंक्स कहता है उन्हें खाना खिलाने के लिए और इन सभी को बाय बोलते हुए वहां से चले जाता है। शाम की तरफ ये लोग घर जा रहे होते हैं और जो बनाजा रहता है वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता था कि इस दुनिया में जो लोग है वो एकदम भेदभाव नहीं किया करते हैं, लेकिन ये एकदम मैं गलत सोचता था। फिर हम लोग देखते हैं कि बाकी की जो नाइट्स रहती है उन्होंने भी जरूरी सामान एकदम खरीद लिया होता है और वो लोग भी घर चलने के लिए तैयार हो रही होती है। फिर बनाजा और भी ज्यादा मन में सोच रहा होता है कि मेरी दुनिया से यहाँ के जो डीमंस और ह्यूमंस है उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही ज्यादा एकदम अलग है और मुझे लगता है कि यहाँ के डीमंस ने बहुत ही ज्यादा एकदम सहा है। और ये चीज सोच के वो सीधा फेनरिस के पास चला जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है, जिसपे जो फेनरिस थी वो बोलती है कि तुम्हें आखिरकार क्या हो गया। तो बनाजा बोलता है कि बस मुझे ऐसे ही तुम्हें थोड़ी देर के लिए हक करने दो। तो फेनरिस भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग हीरो को देखते हैं जो कि उस गड्ढे से बाहर आने का कोशिश कर रहा होता है और किसी तरीके से जो उसके साथ लड़की थी वो बाहर आ चुकी होती है, लेकिन जो हीरो था वो उसका बैक का नजारा देखता है और उसका ध्यान भटक जाता है और वो फिर से दोबारा से गड्ढे में गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग इन सभी को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पे जो फेनरिस रहती है उसने ये सारे खाने प्रिपेयर किए होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा खाना बनाना सीख चुकी होती है और सारे लोग उसकी बहुत ही ज्यादा एकदम तारीफ कर रहे होते हैं। जिसपे जो फेनरिस थी वो बताती है कि मैंने तो और भी ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से खाना बनाना सीख लिया है और साथ ही साथ मेरी जो टीचर है उन्होंने मुझे बच्चों के लिए भी खाना बनाना सिखाया है। जिसपे जो बारीरोसा और बाकी सारे नाइट्स थे वो बोलते हैं कि अच्छा हाँ आप लोग तो कपल है, आगे चल के आप लोगों के बच्चे भी होंगे। जिस चीज के लिए जो फेनरिस थी वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड हो रही होती है
है, लेकिन बनाजा बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है। उसी में जो बारीरोसा थी वो बोलती है कि आप लोग को लगता नहीं कि आजकल जो क्रॉनिक मीडिया है उसमें जो व्यूअर्स है वो उतना ज्यादा व्यूज और लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जो बनाजा था वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मुझे उन सभी पे पूरा भरोसा है, वो क्रॉनिक मीडिया के जितने भी कंटेंट है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय और सपोर्ट करेंगे। इस बार फाइनल वार्निंग उन लोग को दे रहा हूँ, वरना अगली बार से मैं उन लोग के दुनिया में रीइंकार्नेट होकर उन सभी को सबक सिखा दूंगा। ये सारी बातें हो ही रहती है कि उतने देर में इन सभी के गेट पे कोई ठक ठक करता है, और जैसे ही बनाजा वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि जो प्रिंसेस है वो आई हुई है उसे मिलने के लिए। और इस बार जो प्रिंसेस थी वो उसे उसके ओरिजिनल नाम बनाजा से बुलाती है, जिस चीज को सुन के जो बनाजा था वो शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि अरे यहाँ पे आपको मेरा ओरिजिनल नाम कैसे पता चल गया। तो जो प्रिंसेस थी वो बोलती है कि मैं आपसे कुछ देर बात करना चाहती हूँ। तो जो बनाजा था वो उन्हें अंदर इन्वाइट कर लेता है और फिर ये सारे लोग एक जगह बैठ जाते हैं। वहाँ पे बैठने के बाद जो बनाजा था वो बोलता है प्रिंसेस से कि अब आप बताइए आपको यहाँ पे क्या वजह खींच के ले आई। जिसपे जो प्रिंसेस थी वो बोलती है कि मैं आपसे कुछ समय अकेले में बात करना चाहती हूँ। जिस चीज को सुनकर जितनी भी लड़कियां थी वो तो वहाँ से तुरंत निकलना शुरू कर देती है, लेकिन जो फेनरिस थी वो बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं सारी बातें जानना चाहती हूँ। तो बनाजा भी बोलता है कि हाँ, यहाँ पे जो फेनरिस है वो मेरी बीवी है और मैं बिल्कुल भी अपनी बीवी से एक भी चीज नहीं छुपाता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो भी बात मुझे बोलना चाहते हैं वो इनके सामने भी बोले। तो प्रिंसेस इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और वो बोलती है कि ठीक है, मैं इसको बिल्कुल भी बाहर नहीं भेजूंगी। जैसे ही यहाँ थोड़ा एकांत होता है तो प्रिंसेस उसके सामने एकदम झुक जाती है और फिर झुकते हुए बहुत ही जोरों से एकदम माफी मांगती है बनाजा से और बोलती है कि सर बनाजा, मैं बहुत ही ज्यादा एकदम शर्मिंदा हूँ कि हमारे जो फादर है उन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा जलील किया था और आपको दूसरी जगह पे ही भेज दिया था आपके इस दुनिया में टेलीपोर्ट होने पे, और फिर उसके बाद आपको सामान भी बहुत ही अच्छे अच्छे नहीं दिए गए थे ताकि आप मारे जाएं। लेकिन मैं जानती हूँ कि हमसे गलती हुई है और हम इस चीज के लिए आपसे माफी चाहते हैं। जिस चीज पे जो बनाजा था वो थोड़ा एकदम ऑकवर्ड हो जाता है और वो बोलता है कि अरे मुझे आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इस सब चीज से अब आगे निकल चुका हूँ। तो जो प्रिंसेस थी वो खुश हो जाती है कि बनाजा ने उन्हें माफ कर दिया और फिर उसके बाद वो उन्हें बोलती है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहती हूँ। जिसपे जो बनाजा था वो बोलता है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं और आप मुझे वो चीज के बारे में बता सकती हैं। तो प्रिंसेस भी उसके सामने एक मैप रख देती है और वहाँ पे सारे चीजें इंडिकेट करना शुरू कर देती है। उस मैप में हमें बहुत सारे छोटे छोटे एक जगह दिख रहे होते हैं चमकते हुए। उसी जगह पे इन लोगों ने एक ऐसा स्पेल्स को एक्टिवेट किया हुआ था जिसकी वजह से डीमंस वहाँ दूर रहे। जिस चीज को देख के जो फेनरिस थी वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही होती है। तो जो बनाजा था वो बोलता है कि आप इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों बता रहे हैं। तो जो प्रिंसेस थी वो बोलती है कि देखिए, यहाँ पे जो हमने प्यूरिफिकेशन का मैजिक कास्ट किया था वो जल्दी खत्म हो जाएगा और मुझे लगता है कि जल्दी जो डीमंस है वो हम पे बहुत ही तगड़ा एकदम हमला कर देंगे। धीरे धीरे जो हमारे सोल्जर्स है वो बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर हो गए हैं और हमारे पास बिल्कुल भी एकदम मैन पावर नहीं है लड़ने के लिए। तो जो फेनरिस थी वो गुस्सा हो जाती है इस चीज को सुन के और वहाँ पे खड़े होते हुए बोलती है कि तुम कितनी ज्यादा एकदम सेल्फिश हो, यहाँ पे तुम चाहती हो कि मेरा जो हस्बैंड है वो तुम्हारी तरह से लड़े और फिर उसके बाद तुम उन्हें सेक्रीफाइस करना चाहती हो। तो जो प्रिंसेस थी वो एकदम शर्मा जाती है और बोलती है कि देखिए, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, यहाँ पे हम लोग बहुत ही ज्यादा एकदम फंसे हुए हैं और हम जानते हैं कि हमारी मदद सिर्फ सर बनाजा ही कर सकते हैं। मैं बस इतना सा चाहती हूँ कि आप हमारी तरफ से जो 4-5 गाँव एकदम खतरे में है उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करें। फेनरिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है इस सारी चीजों को सुन के और बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रही हो। तो जो बनाजा था वो उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम समझ नहीं रही हो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो प्रिंसेस है वो ये चाहती है मुझसे कि मैं जो डीमंस है उनका साथ नहीं दूं और ना ही मैं इनको ज्वाइन करूं। फिर सारी बातें A to Z जो फेनरिस थी वो उसको समझा देता है, जिसके बाद जो फेनरिस थी वो भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। फिर जो प्रिंसेस थी वो भी वादा करती है बनाजा से कि अभी उसके जो फादर है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, वो जैसे ही ठीक होंगे तो वो अपने फादर को भी लेके आएगी बनाजा से माफी मंगवाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग दोबारा से हीरो और उसकी बंदी को देखते हैं जो कि झाड़ियों में छुपे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो उनका पोस्टर लेके उन्हें ढूंढ रहे थे। जिसपे जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और बोलती है कि हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से एकदम फंस चुके हैं और अभी तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मुझे भूख भी बहुत ही ज्यादा लगी है। जिसपे जो हीरो था वो अपने पॉकेट में से 2 बिस्किट्स निकालता है और उसमें से एक बिस्किट दे देता है उस लड़की को खाने के लिए। उस बिस्किट को खाते हुए लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर हीरो उसे बोलता है कि मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि मैं इतने ज्यादा मुसीबत में हूँ फिर भी तुमने मेरा साथ क्यों नहीं छोड़ा। जिसपे लड़की बोलती है कि ऐसा मैं भी तो आपसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ से जा रही थी तो आप मुझे छोड़ सकते थे, लेकिन आपने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो इस चीज को सुन के जो हीरो था वो शर्मा जाता है और फिर वो बात चेंज कर देता है। फिर ये लोग को निकलने का थोड़ा सा मौका मिलता है तो हीरो पतली गली से निकल ही रहा होता है उस लड़की को लेके कि अचानक से ही इनके सामने एक मकड़ी आ जाती है और इन दोनों को रस्सी में बांध देती है। इसके बाद हम लोग को डीमन दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि मुझे वहाँ पे 2 इंसान चाहिए थे जिसको मैं सेक्रीफाइस कर सकूं और मुझे लगता है कि मुझे वो 2 इंसान मिल चुके हैं। फिर वो हीरो और उस लड़की को पकड़ के यहाँ से लेके चली जाती है। फिर सीन दोबारा से हमें फेनरिस और बनाजा का दिखाया जाता है जहाँ पे जो बनाजा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम टेंशन में लग रहा होता है अपने रूम में लेटे हुए। तो फेनरिस उसके बगल में आके बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा एकदम टेंशन में, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार आपको क्या करना चाहिए। तो बनाजा उसे बोलता है कि देखो, यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत ही बेकार में कोई जंग हो और आगे चल के हमारा यहाँ पे बच्चा भी पैदा होगा, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एकदम प्यारी जिंदगी चाहता हूँ जहाँ हमेशा शांति ही रहे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ह्यूमंस और डेमंस के बीच में लड़ाई हो। तो मुझे लगता है कि मुझे बीच बचाव करने के लिए और
और लोगों की जान बचाने के लिए वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो इस चीज में जो फेनरिस थी वो भी फाइनली बनाजा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा जो गाँव रहता है उसमें बहुत ही ज्यादा एकदम हल्ला हो चुका होता है, क्योंकि डीमंस ने हमला कर दिया होता है इंसानों के ऊपर। इसलिए जितने भी बच्चे और जितने भी बूढ़े थे वो सारे लोग यहाँ से पलायन करने की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन अचानक से हम लोग एक बच्ची को देखते हैं जो कि इसी तरीके से भाग रही होती है, लेकिन वो एक जगह फंस जाती है और उसके ऊपर एक जो गॉब्लिन रहता है वो बहुत ही तगड़ा एकदम अटैक करने ही वाला होता है। ये अचानक से जो फेनरिस रहती है वो उसे बचा लेती है उस गॉब्लिन को डिफ्लेक्ट करके। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो फेनरिस है उसके ऊपर बनाजा बैठा हुआ है और फेनरिस अपने फॉक्स अवतार में उन सारे डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो रही होती है। जो बनाजा था उसने एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर दिया था जिसकी वजह से जो डीमंस है वो इंसानों की तरफ आ ही नहीं पा रहे थे। डीमंस बहुत ही ज्यादा एकदम ट्राई कर रहे थे कि वो इस बैरियर को तोड़ दे, लेकिन वो तोड़ ही नहीं सकते थे क्योंकि बनाजा का जो ताकत है वो इन लोग से बहुत ही ज्यादा है। इतने में उनमें से जो मॉन्स्टर्स रहते हैं वो नोटिस कर लेते हैं कि जो फेनरिस है वो तो यहाँ पे डीमन खुद ही है, तो फिर वो इंसान का साथ क्यों दे रही है। जिसपे जो फेनरिस थी वो बोलती है कि तुम लोग इसको बिल्कुल भी तोड़ने का ट्राई मत करो क्योंकि तुम इस बैरियर को तोड़ ही नहीं सकते, तुम्हारे औकात की ही नहीं है। जिसपे इन सभी के मॉन्स्टर्स में से एक जो मॉन्स्टर्स रहता है उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो सामने आते हुए बोलता है कि मैं इस बैरियर को आराम से तोड़ दूंगा। तो जो फेनरिस थी वो बोलती है बनाजा को कि ये जो मॉन्स्टर है वो 4 लेवल का मॉन्स्टर है और ये ताकतवर तो बहुत ही है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत डैमेज आपके बैरियर को पहुंचा दे। तो जो मॉन्स्टर था वो जाते जाते ही बैरियर की तरफ बहुत सारा जो फेनरिस का भाई था उसके बारे में बकवास बातें भी करता है, जिसपे जो फेनरिस थी वो चिढ़ जाती है और फिर उसके बाद वो बनाजा से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो इस मॉन्स्टर को थोड़ा सबक सिखा सकती है। जिसपे जो बनाजा था वो उसे अलाउ कर देता है और फेनरिस फिर बाहर निकल जाती है बैरियर से उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। फिर इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा एकदम हमें फाइट दिखाया जाता है जहाँ पे जो मॉन्स्टर था बहुत ही इजीली एकदम मार खा रहा होता है फेनरिस से और फेनरिस अपने मैजिक का यूज करते हुए इसका बैंड बजा रही होती है। फेनरिस अपने मैजिक का यूज करते हुए उस डीमन को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज करते हुए जमीन में गाड़ देती है और उसके हाथ पैरों पे पेड़ लगा देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा एकदम करा रहा होता है। इस चीज को देख के उसके जो सपोर्टर्स रहते हैं वो भी फेनरिस के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं कि वहीं पे जो बनाजा था वो अपना हाथ ऊपर करके बोलता है कि बहुत हुआ। जिसके बाद सारे जो मॉन्स्टर्स थे उन सभी के ऊपर एक अजीब सी रस्सी आके बंध जाती है और वो लोग हिल ही नहीं पाते हैं। इसके बाद जो बनाजा था वो फेनरिस के पास आता है और उसे बोलता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा काम किया है। फिर बनाजा उसी मॉन्स्टर के पास चला जाता है जिसपे फेनरिस की लड़ाई हो रही थी और उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से एकदम हील कर देता है। उस मॉन्स्टर को हील करने के बाद सारे जो छोटे छोटे मॉन्स्टर्स रहते हैं उनके सामने बनाजा अपनी ताकत को शोकेस करता है और बहुत ही ज्यादा एकदम बोल्ड तरीके से उन सभी को बोलता है कि तुम लोग अगर मेरे से लड़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ। तो उसका इस डरावने रूप को देखने के बाद सारे जो मॉन्स्टर रहते हैं वो डर के एकदम भाग जाते हैं। दरअसल यहाँ पे जो फेनरिस और बनाजा का मकसद था वो मॉन्स्टर्स को मारना था ही नहीं, वो तो असल में बस ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से मॉन्स्टर्स ह्यूमन के ऊपर अटैक ना करे और ना ही ह्यूमंस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करे, इसलिए वो दोनों को रोकने की ट्राई कर रहे थे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फेनरिस थी वो बनाजा को सिखा रही होती है कि लड़ाई तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम कर लेते हैं, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा बोल्ड तरीके से बोलना भी सीखना होगा। आप अगर थोड़ा डरावना तरीके से अपने दुश्मनों को बोलेंगे तो वो बहुत ही जल्दी डरेंगे भी, और यही जो प्रैक्टिस उसने की थी वो आज इस्तेमाल कर रहा होता है। इसी के बाद फेनरिस और जो बनाजा रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से हर जगह जाके जो डीमंस रहते हैं उन सभी को इंसानों के ऊपर अटैक करने से रोक रहे होते हैं। और ये जो सारा खबर था वो प्रिंसेस की तरफ भी पहुंच चुका होता है। उसका जो सोल्जर था वो उसे बता रहा होता है कि यहाँ पे कोई एक अनजान आदमी मास्क पहन के एक वुल्फ के साथ सारे लोगों को बचा रहा है, लेकिन वो कोई भी पैसा का डिमांड भी नहीं कर रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है, वो तो असल में आपको क्रेडिट दे दे रहा है क्योंकि फर्स्ट प्रिंसेस ने उसे भेजा है आप सभी की मदद करने के लिए। तो जो फर्स्ट प्रिंसेस थी वो पहचान जाती है कि ये असल में बनाजा का ही काम है, तो वो अपने सारे सोल्जर्स को बोल देती है कि अगर तुम्हें कहीं पे भी वो सारे लोग मिले तो उन सभी की तुम्हें सपोर्ट ही करना है, उन्हें रोकना नहीं है। फिर हमें डार्क लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऊपर से देख रहा होता है फेनरिस और बनाजा को और वो मन में सोच रहा होता है कि यहाँ मेरे बिना ऑर्डर के डीमंस ने हमला क्यों करना क्यों शुरू कर दिया इंसानों के ऊपर। उतनी देर में पीछे उसके ओलिमिनास आ जाती है और वो बोलती है कि आपका जो भाई था उसने आपके पीछे बगावत कर दिया है और वो आपके सिंहासन को हड़पना चाहता है। मुझे लगता है कि उसने ही सारे डीमंस को भड़काया है जिसकी वजह से उन्होंने इंसान के ऊपर हमला किया है। तो जो डीमन लॉर्ड था वो समझ जाता है कि अभी बहुत ही ज्यादा मामला सीरियस हो चुका है, इसलिए वो गुस्सा करते हुए सीधा अपने कैसल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। फिर हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डीमन लॉर्ड का भाई था उसने प्लानिंग कर ली होती है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाएगा ह्यूमंस को सेक्रीफाइस करके, और उसके सामने वही डीमन जो स्पाइडर डीमन थी वो लेके आ जाती है हीरो और उसकी बंदी को और बोलती है कि इन दोनों को हम लोग सेक्रीफाइस करके आपकी ताकत बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद आप डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है बनाजा का घर जहाँ पे सामने उसके बैठा हुआ होता है डीमन लॉर्ड और उलिमिनास, जिसपे चाय पीते पीते जो डीमन लॉर्ड था वो बनाजा को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे अपने घर पे रहने के लिए जगह दोगे। जिस चीज पे फेनरिस बोलती है कि तुम पक्का मजाक कर रहे हो ना, तो डीमन लॉर्ड बोलता है कि यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस मूड में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बनाजा बोलता है कि तुम्हारे पास तो रहने के लिए बहुत ही बड़ा महल है, तो तुम अभी यहाँ पे रहने के क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि लगता है मुझे तुम्हें सारी स्टोरी बतानी पड़ेगी। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही सीन दिखाया जाता है जहाँ कैसल में सारा जो प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी डीमन लॉर्ड के खिलाफ उसके भाई के द्वारा, जिसपे जो उलिमिनास थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा कर रही
रही होती है इन सारे लोग के सामने और बोल रही होती है कि तुम लोग डीमन लॉर्ड को कैसे धोखा दे सकते हो। तो जो चारों लोग रहते हैं डीमन के, वो बोलते हैं कि अभी जो हमारे डीमन लॉर्ड है उनका जो मोटिवेशन है वो बहुत ही ज्यादा एकदम डाउन हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम नर्म होने के साथ ही साथ इंसानों के प्रति बहुत ही एकदम नॉर्मल हो चुके हैं, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और वैसे भी जो उसका भाई है वो ड्यूल के लिए चैलेंज करना चाहता है डीमन लॉर्ड को, और हमारे पास तो यही रूल चलते आ रहा है कि जो भी मजबूत रहेगा वही डीमन लॉर्ड बनेगा। तो जो इल्यूमिनास थी फिर भी उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही थी, तो उतनी ही देर में जो स्पाइडर डीमन थी वो इल्यूमिनास की थोड़ी बेइज्जती कर देती है और बोलती है कि तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो कि तुम्हारा तो प्रेजेंस का यहाँ मुझे महसूस ही नहीं हुआ। तो इल्यूमिनास सुन के ये चीज बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं अपनी ताकत तुम्हें दिखाती हूँ। और वो तेजी से उड़ते हुए जाती है और डीमन लॉर्ड के भाई के ऊपर बहुत ही तगड़ा हमला करती है, लेकिन उससे उसको खरोच तक नहीं आती है और उल्टा ही जो इल्यूमिनास थी उसका नाखून ही टूट जाता है, जिसपे जो डीमन लॉर्ड का भाई था वो बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर हो, और फिर एक जोरदार मुक्का उसे दे मारता है जिससे इल्यूमिनास दूर जाके एकदम गिरती है। लेकिन जो इल्यूमिनास का नाखून टूटा हुआ था वो तेजी से बूमरैंग की तरह चोट पहुंचाने के लिए डीमन लॉर्ड के भाई की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन जो उसकी सर्वेंट थी वो बीच में आके उसे बचा लेती है और बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम ऐसी कुछ चीप ट्रिक्स इस्तेमाल करोगी। यहाँ हालत इल्यूमिनास की बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से एकदम खराब हो चुकी थी कि वहीं पे डीमन लॉर्ड तुरंत आ जाता है और उसको बचाते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे आखिरकार इस पे हमला क्यों कर रहे हो, और वैसे भी यहाँ पे जो मेरा थ्रोन्स है उसमें मेरा भाई क्यों बैठा है, और मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम लोग मेरे खिलाफ यहाँ विद्रोह करने वाले हो। तो जो उसका भाई था वो बोलता है कि तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं है, तुम यहाँ पे आजकल बहुत ही ज्यादा एकदम नरम हो चुके हो इंसानों के खिलाफ, और ऐसे हमारे गद्दी में कोई भी इंसान बैठ नहीं सकता जो कि इंसानों के खिलाफ नफरत न रखता हो, और मुझे लगता है कि तुम अंदर से ही बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर भी हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। और थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए जो स्पाइडर डीमन थी वो बताती है डीमन लॉर्ड को कि आपने पिछली बार जैसे ही हम लोग इंसानों के ऊपर चढ़ने ही वाले थे तो उन्हें वापस बुला लिया था, इसलिए हमें लगता है कि आपके जो प्लान्स है वो इंसानों के प्रति एकदम नरम हो चुके हैं। तो जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि अच्छा, मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, तुम मुझसे ड्यूल करना चाहते हो ना। ये चीज बोलने के बाद डीमन लॉर्ड अपने रिंग की ताकत बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ी तरीके से दिखाना शुरू कर देता है इन सभी को, और वो बहुत ही ज्यादा एकदम ओपी ताकत लग रही होती है। अगल बगल जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम ट्रॉमेटाइज होना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो असल में जो रिंग था वो सिर्फ डीमन लॉर्ड को ही मिलता था, और उन्हें लग रहा होता है कि अब डीमन लॉर्ड अपनी असली शक्ति यहाँ पे सबको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे होता एकदम उल्टा ही है। जो डीमन लॉर्ड था वो अपने हाथों से वो रिंग को उतार देता है और अपने भाई को दे देता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ही इस रिंग की अब ज्यादा जरूरत है, जैसा कि तुम चाहते हो कि तुम मेरे थ्रोन में बैठो, इसलिए मैं वैसा ही करूंगा और मैं अपना थ्रोन अब त्यागता हूँ, मैं तुमसे ड्यूल नहीं करना चाहता। इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से अपने सिंहासन को छोड़ते हुए देखता है डीमन लॉर्ड का भाई, तो वो बहुत ही ज्यादा ट्रिगर हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे मेरी बेइज्जती कर रहे हो। लेकिन फिर भी जो डीमन लॉर्ड था उसकी बातें नहीं सुनता और वो अपने सिंहासन छोड़ते हुए यहाँ से जाने लग जाता है, जिसपे वो पीछे से हमला करने के लिए आता अपने भाई के ऊपर। तो जो डीमन लॉर्ड था वो एक जोरदार लात अपने भाई के ऊपर दे मारता है, जिससे वो सीधा दीवार तोड़ते हुए महल से बाहर जाके गिरता है और बोलता है डीमन लॉर्ड फिर, ये मैं इसलिए मारा हूँ तुम्हें क्योंकि तुमने इल्यूमिनास को बहुत ही तगड़ा एकदम पंच मारा था। डीमन लॉर्ड की इतनी असीम शक्तियों को देख के अगल बगल के जितने भी डीमंस थे वो भी समझ जाते हैं कि कितना भी यहाँ पे ट्राई कर ले, लेकिन वो डीमन लॉर्ड से ज्यादा ताकतवर उसका भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिर ये करके जो डीमन लॉर्ड था वो यहाँ से निकल जाता है और हमें हीरो और उसकी बंदी का सीन दिखाया जाता है बगल में, जो कि देख रहे होते हैं कि यहाँ मामला अभी बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है, इसलिए हमारे पास मौका है यहाँ से भागने का, हमें भाग जाना चाहिए। फिर सीन प्रेजेंट डे का आ चुका होता है, जहाँ पे जो डीमन लॉर्ड था वो सारी स्टोरी सुना चुका होता है बनाजा को और बोलता है कि यही कारण है जिसकी वजह से अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रहने के लिए जगह दे दो। तो इन सारे बातों को सुन के जो बनाजा था वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ चुका हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए सारे लोगों से परमिशन भी लेनी पड़ेगी कि वो तुम्हें रखने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं। उतनी देर में यहाँ बारीरोसा आ जाती है और वो देखती है कि यहाँ डीमन लॉर्ड आया हुआ है, तो वो एकदम डर जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर सारी सिचुएशन बनाजा उसे समझा देता है, जिसपे जो बारीरोसा थी वो बहुत ही ज्यादा अपोज करना शुरू कर देती है कि हम लोग एक डीमन लॉर्ड को यहाँ पे कैसे रख सकते हैं, जितना भी हो वो यहाँ पे डीमन ही है, वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन बाकी सारे लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि जो डीमन लॉर्ड है वो अभी तक उन सभी के साथ बुरा नहीं किया है। फिर भी वो लोग थोड़ा बहुत बताते हैं कि अभी हाल ही में जो डीमंस है वो इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि यहाँ पे ये मेरे ऑर्डर से नहीं हो रहा है, ये मेरे भाई ने ऑर्डर किया इसलिए हो रहा है। दरअसल जैसे मैंने यहाँ पे डीमन लॉर्ड का जो पद था वो छोड़ दिया, उसके बाद ही से यहाँ मेरे पास कोई भी एकदम रहने की जगह नहीं बची है, और साथ ही साथ यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए इंसानी दुनिया में सिर्फ मेरी जो फेनरिस है वही दोस्त है, इसलिए मैं उसके पास आया हूँ मदद मांगने के लिए। तो जो फेनरिस थी वो बोलती है कि तुम्हारे साथ ही साथ जितने भी डीमंस ने वो महल छोड़ दिया है, तो फिर उन सभी का क्या हुआ। तो जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि वो सभी भी अब इंसानों की जिंदगी जिएंगे, उन्होंने भी डीमंस वाली जिंदगी जीना छोड़ दिया है। फिर जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है बनाजा को कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे तुम और फेनरिस मिलके बहुत ही अच्छी तरीके से इंसानों और डीमंस के बीच में शांति लाने की ट्राई कर रहे थे, जिसपे तुम डीमंस को रोक रहे थे इंसानों पे हमला करने के लिए। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ उस तुम्हारे डिसीजन से। तो जो फेनरिस थी वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि हम लोग ने ये किया था। तो डीमन लॉर्ड बोलता है कि हाँ, मैं दूर से ये सारी चीजें देख रहा था। फिर उसके बाद जो बनाजा था वो बोलता है कि चलो अब हमें डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है, और वो सारे लोगों से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड है वो हमारे साथ रहे, जिसपे सारी जो नाइट्स रहती है वो इस चीज के लिए तैयार हो रही
होती है, लेकिन जो बारीरोसा थी वो एकदम अपोज किए जा रही होती है और बोल रही होती है कि हम लोग एक डीमन लॉर्ड को अपने साथ कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे जितना भी हो ये एक डीमन ही है, मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकती। तो जो फेनरिस था वो बोलती है इसका मतलब है कि तुम चाहती हो कि जो मेरा पुराना दोस्त है वो अब ऐसी दर दर की ठोकरें खाए, और वो ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है बारीरोसा को कि जो बारीरोसा थी वो अपने ऊपर गिल्ट नहीं लेना चाहती है और फिर बोल देती है कि ठीक है वो यहाँ पे रह सकता है। तो जो फेनरिस थी वो भी खुश हो जाती है और बोलती है कि फाइनली अब हमारे टीम में एक बहुत ही ताकतवर डीमन लॉर्ड भी आ चुका है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और इसी तरीके से जो डीमन लॉर्ड था वो इन सभी के साथ रहना शुरू कर देता है और वो घुलने मिलने के लिए अपना जो काम था वो भी खोज रहा होता है। वो सबसे पहले ब्लॉसम के पास जाता है और उसे खेती करने के लिए मदद करने का ऑफर करता है, लेकिन जो ब्लॉसम थी वो उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं आराम से अपने साथ ही इस चीज को संभाल सकती हूँ। फिर वो बिरेली के पास चला जाता है जहाँ पे वो अस्तबल में मदद करने के लिए उसे ऑफर करता है, जिसपे जो बिरेली थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाती है उसके ऑरा को देख के, और जो घोड़े थे वो भी डरना शुरू कर देते हैं, इसलिए बिरेली भी उसे मदद करने से मना कर देती है। तो फिर निराश होते हुए जो डीमन लॉर्ड था वो चला जाता है बनाजा के पास, जहाँ पे जो बनाजा था अपने हथियारों की तरफ देख रहा होता है और उन सभी को बेचने के लिए तैयार कर रहा होता है। तो जो डीमन लॉर्ड था वो उसके हथियारों को देख के बहुत ही ज्यादा अमेज होता है और फिर उसकी नजर चली जाती है उसी शील्ड पे जिसको उसने ड्रैगन को मार के बनाया था। तो जो बनाजा था उसे बुरा लगता है क्योंकि ये जो ड्रैगन्स थे वो असल में डीमन लॉर्ड के सेना में ही थे, जिसमें जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी लगता है कि उन्होंने तुम पे पहले हमला किया था। फिर शाम हो जाती है और ये सारे लोग बहुत ही इंजॉय करते हुए एकदम खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जो बारीरोसा थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम अनकंफर्टेबल हो रही होती है डीमन लॉर्ड के इनके टीम पे रहने के लिए, इसलिए वो खाना भी नहीं खा रही होती है। और वो रात में जब सारे लोग सो जाते हैं तो वो अपने बालकोनी में ऐसे ही बैठी रहती है शांति से, जिसपे जो फेनरिस और बनाजा रहते हैं वो उसके लिए खाना लेके आते हैं और उसे ऑफर करता है कि तुमने खाना भी नहीं खाया, तुम यहाँ पे खाना खा लो। वो बोलते हैं बारीरोसा को कि हम जानते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम आजकल सोचने लग गई हो और डरने भी लग गई हो, लेकिन मैं तुम्हें अश्योर करना चाहता हूँ कि ये जो डीमन लॉर्ड है वो हमारे लिए बिल्कुल भी एकदम मुसीबत के लिए कोई भी नहीं होगा। जिसपे जो बारीरोसा थी वो बोलती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इस चीज को अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं जंग में तो नहीं गई हूँ आज तक, लेकिन मैंने देखा है कि किस तरीके से सारे लोग अपने परिवार वालों को खो देते हैं जंग में, इसलिए मैं इस चीज को भुला ही नहीं सकती हूँ। तो जो फेनरिस थी वो बोलती है कि देखो इंसान के साथ साथ डीमंस भी चेंज होते हैं। पहले के समय मुझे याद आ रहा है कि मैं जब डीमन हुआ करती थी पूरी तरीके से, तो मैं तुम लोगों के बारे में देखते हुए सोची थी कि तुम लोग को मार के मैं अपने दोस्तों को खिला दूंगी। जिस चीज को सुन के बारीरोसा एकदम डर जाती है और बोलती है कि इतने क्यूट दिखने वाली जो फेनरिस है वो भी इस तरीके से सोच सकती है, लेकिन फिर फेनरिस बोलती है कि अब देख लो, अब मैं पूरी तरीके से एकदम चेंज हो चुकी हूँ और मैं तुम्हारी एकदम भलाई ही चाहती हूँ। ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से बारीरोसा को एकदम खिला देते हैं खाना और बारीरोसा भी थोड़ा अब अच्छा फील कर रही होती है। फिर सुबह का सीन आ जाता है जहाँ पे हम लोग डीमन लॉर्ड को और ओलिमिनास को खड़े हुए देखते हैं। तो जो बारीरोसा थी वो उनके पास आ जाती है और बोलती है चिल्लाते हुए कि देखो मैं तैयार हूँ तुम सभी को यहाँ पे रहने देने के लिए, लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा भी ट्राई किया कुछ भी होशियारी करने का तो मैं तुम्हें वहीं पे खत्म कर दूंगी। तो जो डीमन लॉर्ड था वो हंसते हुए बोलता है कि चलो फाइनली तुमने यहाँ पे हमें रहने के लिए तैयार तो हुई, लेकिन जो ओलिमिनास थी वो उसे छेड़ते हुए बोलती है कि तुम तो बिल्कुल कमजोर हो, तुम हमें रोक भी कैसे सकती हो। तो जो बारीरोसा थी वो चिढ़ते हुए बोलती है कि तुम तो यहाँ पे बोलो ही मत, तुम तो बनाजा के सामने टिक भी नहीं पाई थी। फिर जो डीमन लॉर्ड था वो आगे बढ़ जाता है बारीरोसा के पास और उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि मैं अच्छा लगा कि तुम अब साथ में हो हमारे, लेकिन जो बारीरोसा थी वो उससे हाथ नहीं मिलाती है और बोलती है कि मैं जब तक पूरी तरीके से तुम पे भरोसा न कर लूं तब तक मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगी। और ये बोलते हुए वो एकदम दूर तरीके से भाग जाती है कहीं काम करने के लिए। दूर से ही जो बनाजा था वो इस सारी चीजों को देख के बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रहा होता है कि फाइनली सारे लोग अब नॉर्मल हो रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग हीरो को देखते हैं जो कि अपनी बंदी के साथ फाइनली डीमन के कासल से भाग चुका होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि अब हम लोग जिंदा बच जाएंगे। फिर हमें डीमन कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डीमन लॉर्ड का भाई रहता है उसने अब सिंहासन संभाल ली होती है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम परेशान हो रहा होता है क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा एकदम अच्छा प्लान बनाने के बावजूद इंसानों से बहुत ही बुरी तरीके से एकदम हार रहे होते हैं, जिसके लिए वो अपनी सबॉर्डिनेट से कंप्लेन भी करता है, जिसपे जो उसकी सबॉर्डिनेट थी वो बोलती है कि पता नहीं क्यों जो इंसान है वो हमसे अभी आगे निकले हुए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो ट्रैप्स हैं वो बिछा के रखे हुए हैं, इसलिए अभी हम लोग उनसे आगे नहीं निकल सकते। जिस चीज को सुन के जो डीमन लॉर्ड था वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है और फिर एक जोरदार पंच इस लड़की को दे मारता है और बोलता है कि प्लान बनाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी, यहाँ पे अगर हम लोग हार रहे हैं तो इसमें गलती तो तुम्हारी ही है। ये सारा दृश्य दूर से जो चारों एल्डर डीमंस भी रहते हैं वो भी देख रहे होते हैं और वो मन में सोच रहे होते हैं कि इसका जो भाई था डीमन लॉर्ड वही बहुत ही अच्छा माना जाता था क्योंकि वो जब भी अटैक करता था तो अपने सबॉर्डिनेट्स का ध्यान भी रखा था और वो हमेशा पूरी तरीके से जब तक प्रिपेयर नहीं होता था तब तक वो अटैक नहीं किया करता था। इसी वजह से उसका जो प्लान था वो हमेशा सफल होता था, लेकिन ये जो है ये बिना सोचे समझे अटैक करता है, इसी के कारण हम लोग बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से एकदम हार रहे हैं और ये जो अपने सबॉर्डिनेट्स का भी ख्याल नहीं रखता है। फिर हमें दोबारा से सीन दिखाया जाता है फेनरिस और बनाजा का, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि जो फेनरिस है उसने किसी कंपटीशन में एक पास जीत लिया होता है जो कि हॉट स्प्रिंग का होता है, जिसको जीतने के बाद फेनरिस बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब फाइनली वो बनाजा के साथ अकेले एकदम हॉट स्प्रिंग एंजॉय कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे जो प्राइज देने वाले लोग थे उन्होंने थोड़ा सा मूड खराब कर दिया था फेनरिस का, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप इस पास के साथ 15 लोगों को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप लोग को 3 लोगों को लेके जाना ही पड़ेगा,
मिलेगा, इसका मतलब बिना कबाब के हड्डी के इस पास को एंजॉय करना इम्पॉसिबल है। जिसपे जो फेनरिस थी वो मुंह बनाते हुए बोलती है कि क्या इस पास के बदले पैसे नहीं मिल सकते। फिर ना चाहते हुए भी फेनरिस सारे जितने भी लोग थे उन सभी को लेके जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें डार्क लॉर्ड और उलिमिनास भी थे। और फिर ये सारे लोग आ जाते हैं हॉट स्प्रिंग में, जहाँ पे पहुंचने के बाद जो फेनरिस रहती है उसे पता चलता है कि इस हॉट स्प्रिंग में बहुत सारी खास चीजें भी है, जिसमें से एक ऐसा हॉट स्प्रिंग है जिसके अंदर वो नहाएगी तो उसका जो फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जिस चीज को सुन के वो समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है, और बनाजा को भी थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि यहाँ फेनरिस जो है वो क्या सोच रही है, इसलिए वो शर्माने लगता है। फिर हॉट स्प्रिंग में पहुंचने के आगे जाते हुए जो फेनरिस रहती है डायरेक्टली रिसेप्शनिस्ट से बोलती है कि मुझे सीधा बताओ कि आखिरकार वो जो हॉट स्प्रिंग है उसके अंदर वो फर्टिलिटी वाला हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है। तो जो रिसेप्शनिस्ट रहती है फेनरिस को एक मैप थमाती है और बोलती है कि इस लोकेशन पे चल जाओ, वहाँ पे तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर हमें ब्लॉसम का सीन दिखाया जाता है जो कि घूम रही होती है हॉट स्प्रिंग में इधर उधर, जहाँ पे वो एक आदमी से टकरा जाती है जो कि असल में होता है डीमन लॉर्ड का भाई, और वो टकराते हुए ब्लॉसम को गुस्सा करने लग जाता है, जिससे ब्लॉसम बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि ये जो था वो असल में था तो डीमन लॉर्ड ही, तो इसका भी ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लेकिन उतनी ही देर में जो सबऑर्डिनेट रहती है डीमन लॉर्ड की वो आ जाती है और उसे रोक लेती है। ब्लॉसम से माफी मांगती है और बोलती है कि मेरे जो बॉस है वो थोड़ा गुस्सैल है, इसलिए इनको माफ कर देना। दरअसल यहाँ पे जो डीमंस है वो भी आए हुए होते हैं थोड़ा छुट्टी मनाने के लिए, और ये भी जानने के लिए कि इंसान ऐसा आखिरकार क्या कर रहे हैं कि वो ये वार को बहुत ही इजीली एकदम जीत रहे हैं। जो डीमन लॉर्ड का भाई रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा करने लगता है अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर कि आखिरकार तुमने मुझे रोका क्यों, वो जो तुझ सी इंसान है उसने मेरे को ऐसे बोल कैसे दिया। लेकिन जो उसकी सबऑर्डिनेट थी वो उसे शांत करवा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो डीमंस थे वो सिर्फ यही दोनों नहीं आए हुए थे, यहाँ पे उनकी पूरी पार्टी आई हुई थी, जिसे दूर से जो असली डीमन लॉर्ड था वो भी पहचान लेता है। और इन लोगों को लगता है कि ये लोग आखिरकार यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं। और जो डीमन लॉर्ड था उसे तो ये लग रहा होता है कि आखिरकार ये लोग यही चाहते थे क्या मेरे से कि मैं इन्हें घुमाऊं फिराऊं, यही प्रॉब्लम थी तो ये लोग मेरे से डायरेक्ट बोल देते हैं, मैं इन लोग की बात मान जाता, पता नहीं इन लोग को प्रॉब्लम क्या है। और वो बात करने के लिए इन लोग की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन फेनरिस बीच में आ जाती है और बोलती है कि तुम लोग ने अगर यहाँ पे मेरा जो पार्टी है उसको खराब किया और हमारे हॉलीडे को थोड़ा भी एकदम स्पॉइल किया तो तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जिसपे डीमन लॉर्ड बोलता है कि अरे मैं तो बस अपने भाई से फेस टू फेस मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो फेनरिस बोलती है कि तुम जानते नहीं हो तुम्हारे भाई से फेस टू फेस मिलने पे क्या होगा, तुम लोग लड़ना शुरू कर दोगे और ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी, और मैं जानती हूँ कि ये चीज हुआ तो फिर हमारा हॉलीडे खराब हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा तुम्हें करने नहीं दूंगी। और ये वो चीज बहुत ही ज्यादा डरावने तरीके से बोल रही होती है, जिससे जो डीमन लॉर्ड और उलिमिनास थे वो भी रुक जाते हैं वहां जाने से। फिर फाइनली इन सभी को दिखाया जाता है जो कि अब हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो डीमन थी वो भी सारे लोग को बोल रही होती है कि तुम लोग को एक लॉकेट पहन लेना चाहिए, जिससे आप लोग का जो भी गैस निकलता है जिससे इंसानों को थोड़ा बहुत एकदम तकलीफ हो सकता है वो सप्रेस हो जाएगा। फिर जो फेनरिस रहती है वो बनाजा को पीछे से हक करती है और बोलती है कि चलो हस्बैंड हम लोग दूसरी तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो प्राइवेट बात है वो तैयार हो चुका है। तो जो बनाजा था वो भी शर्माना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि अब उसकी इज्जत जाने वाली है। फिर जो बनाजा था वो डीमन लॉर्ड को भी बोलता है कि यहाँ पे तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक अलग से नहाने की जगह बुक कर दिया है। जिसपे जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि नहीं मैं यहीं पे कंफर्टेबल हूँ, और वो बोल रहा होता है कि बिरेली ब्लॉसम और बारिरोसा के साथ वो नहाएगा, लेकिन ये लोग बोलती है कि अरे नहीं यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी जो बिरेली रहती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर बनाजा सर ने यहाँ पे हमको लेके आया वो यही चाहते हैं तो यही होगा। फिर जो जिन रहती है वो भी रिक्वेस्ट करने लगती है फेनरिस और बनाजा के साथ नहाने जाने के लिए, जिसपे जो फेनरिस थी वो मना कर देती है, और इस बार वो बहुत ही ज्यादा एकदम सीरियस होती है अपने मकसद को लेकर, वो बेबी करना चाह रही होती है बनाजा के साथ। जिसपे जो जिन थी वो भी इस चीज को एकदम मना नहीं कर पाती है और उसे रुकना पड़ रहा होता है। फिर पता नहीं क्यों अचानक से जो जिन थी वो अपने मन में घुस जाती है और फिर उसके बाद उसी मेज को देखने लग जाती है जिसे उसने अपने अंदर निगल लिया था एक अटैक के दौरान। वहां पहुंचने के बाद जो जिन रहती है वो उसी मेज से बोलती है कि मैं यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ जो कि मेरे जो मास्टर है वो फेनरिस के साथ करना चाहते हैं, और ये चीज बोल के वो उसे बेड पे लेटा देती है और फिर उसके साथ कुछ ऐसा करने वाली होती है जिससे वो एकदम डरने वाली होती है। जो मेज थी वो बोलती है कि अरे हम दोनों तो लड़कियां ही हैं तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो जो जिन थी वो बोलती है कि यहाँ तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी जो जिन होते हैं उनका कोई भी जेंडर नहीं होता है, इसलिए मैं अपने जेनिटल्स चेंज कर लूंगी। और ये चीज बोल के वो सीधा उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, जिससे जो ये लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाती है और उसे अपने माइंड से एकदम बाहर निकाल देती है। जो जिन थी एकदम सबकॉन्शियस माइंड से एकदम बाहर आ जाती है और वो बोलती है कि ये मैं कहाँ खो गई थी। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो फेनरिस और बनाजा है उन्होंने अपना हॉट स्प्रिंग बाथ लेना शुरू कर दिया होता है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहा नहीं रहे होते हैं, इनके बीच में एक दीवार होती है, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम पास होते हैं। जो फेनरिस थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि अब फाइनली इन लोग को नहाने का मौका मिला है साथ में, लेकिन थोड़ी उदास भी रहती है कि एकदम साथ में नहाने का मौका नहीं मिल पाया। जिसपे जो बनाजा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम शर्मा जाता है और बोलता है कि अब मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम गर्मी लग रही है। फिर हमें बाकी डीमंस का सीन दिखाया जाता है जो कि नहाने धोने के बाद ह्यूमंस का जो बनाया हुआ खाना था उसे एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो लोग ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे होते हैं कि ये जो ह्यूमंस है बहुत ही अच्छा एकदम खाना खाते हैं, इसलिए वो थोड़ी बहुत बुराई भी कर रहे होते हैं कि ये ह्यूमंस कितना ज्यादा बेकार खाना खाते हैं। जो मॉन्स्टर रहते हैं वो खाना खत्म करने के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं अपना एक दूसरे का स्ट्रेंथ बनाने के लिए। फिर हमें हीरो दिखाया जाता है जो कि अपनी लड़की के साथ यहाँ पे पहुंच चुका होता है, और मैं कह रहा हूँ ना यार ये आगे आ चुका है ना तो फिर जरूर एकदम मुसीबत लेके आएगा, क्योंकि जब जब आया है तब तब ये मुसीबत लेके
लेके आया है। और ऐसा ही होता है। यहाँ पहुंचने के बाद इसके साथ जो इसकी लड़की रहती है वो बोल रही होती है कि यहाँ पे मेरे को बहुत ही ज्यादा एकदम भूख लग रहा है। तो हीरो था वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं मॉन्स्टर्स के किले में से ऐसी खाली हाथ नहीं आ गया हूँ, मैं उनके साथ एक क्रिस्टल चुरा के लाया हूँ और इस क्रिस्टल को बेच के हम लोग के पास पैसा बहुत सारा आ जाएगा। और वो क्रिस्टल असल में होता है ऐसा है कि वो मॉन्स्टर्स की शक्तियों को बढ़ा देता है, उनके अंदर से जो जहरीली गैस निकल रही होती है उसे एकत्रित कर देता है। और ऐसा ही होता है, उस क्रिस्टल के निकलते ही वो जो मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने अपनी जहरीली गैस को सप्रेस करके रखा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़ना शुरू हो जाती है और ये पूरी जगह में एकदम फैल जाती है और सीधा जाके उसी हीरो से चिपक जाता है। पता नहीं यार, फिर से इसका बैंड बजने वाला है और हर बार इसी का बैंड बजता है। वो जो हीरो था एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, जिसे दूर से ये सारे जो डीमंस रहते हैं वो भी देख रहे होते हैं और ये लोग पता नहीं क्यों एक्साइटेड हो रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर जागने के बाद बहुत ही ज्यादा एकदम तबाही मचाना शुरू कर देता है और अगल बगल तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, जिस चीज की वजह से जो बनाजा रहता है वो भी अपनी ताकत का यूज करते हुए लोगों की जान जो रहता है उसे बचा रहा होता है। और वो बोलता है फेनरिस को कि फेनरिस तुम जल्द से जल्द जाओ और इस मॉन्स्टर को खत्म करके आओ। तो जो फेनरिस रहती है वो डायरेक्टली उड़ के वहां से बिना कपड़ों के ही जाना शुरू कर देती है, जिसपे जो बनाजा था उसे बोलता है कि बेवकूफ कुछ कपड़े तो पहन के जाओ। दूसरी तरफ जो बारीरोसा रहती है वो भी बनाजा की मदद करने के लिए तैयार हो रही होती है, जिसपे जो डीमन लॉर्ड था वो बोल रहा होता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बनाजा जो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है, उसने पिछले भी बार आराम से एकदम डीमंस और ह्यूमंस के बीच की जो लड़ाई थी उसे खत्म कर दिया था। तो बारीरोसा जो रहती है वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो हमारे लॉर्ड बनाजा है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी कुछ न कुछ मदद करूँ। और ये बोल के सारी जो नाइट्स रहती है वो उनका मदद करने चली जाती है। तो जो डीमन लॉर्ड रहता है वो ये चीज को देखता है और बोलता है उलिमिनास को कि तुम्हें क्या लगता है हमें भी ये चीज करनी चाहिए? वैसे तो यहाँ फेनरिस ने हमें बोला था कि बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें मदद तो करनी चाहिए। जिसपे जो उलिमिनास थी वो अलग ही खुश हो रही होती है और शर्माते हुए बोलती है कि आज से पहले आपने मेरे से कोई भी सवाल नहीं पूछा था, आप वैसे भी डीमन लॉर्ड है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो जो डीमन लॉर्ड था वो भी सोच लेता है कि अब वो मदद करने जाएगा बनाजा का और उलिमिनास की तरफ से निकल जाता है मिलने के लिए। उस लड़ाई वाली जगह पे पहुंचने के बाद जो डीमन लॉर्ड था वो देखता है कि यहाँ पे जगह बहुत ही ज्यादा एकदम खराब हो चुकी है। तो जो फेनरिस थी वो भी गुस्से से उसे बोलती है कि मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी इस चीज पे बर्बादी में मत आना। लेकिन जो डीमन लॉर्ड का भाई था वो जैसे ही देखता है कि डीमन लॉर्ड भी यहाँ पे आ चुका है तो वो भी खुशी से यहाँ आ जाता है और बोलता है कि अब फाइनली अगर तुम भी यहाँ पे आ चुके हो तो मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। डीमन लॉर्ड रहता है वो बोल देता है ब्लॉसम को कि जल्द से जल्द तुम जाओ और बनाजा को यहाँ पे बताओ कि मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई स्टार्ट होने वाली है। तो जो ब्लॉसम थी वो भी बताने के लिए चल जाती है बनाजा को। फिर हमें बनाजा का सीन दिखाया जाता है जो कि मामले को संभाल रहा होता है किसी तरीके से, जहाँ पे जो बारीरोसा रहती है वो उसे भड़का रही होती है कि मुझे लगता है कि जो डीमन लॉर्ड है वो भी इनके साथ मिला हुआ है। लेकिन जो बनाजा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम भरोसा करता है डीमन लॉर्ड पे, तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा। फिर फाइनली जो आमने सामने दोनों भाई खड़े रहते हैं और लड़ाई के लिए पूरी तरीके से एकदम तैयार हो रहे होते हैं। फिर जो छोटा भाई था वो एकदम अपना जो इनिशिएशन था वो बढ़ाता है और सीधा मारने के लिए दौड़ता है डीमन लॉर्ड की तरफ। लेकिन जो डीमन लॉर्ड था वो बहुत ही इजीली सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और एक भी अटैक उसको लग ही नहीं रहा होता है, जिससे जो उसका छोटा भाई था बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। इसलिए वो अपने मेलिकिन्स को बहुत ही ज्यादा इकट्ठा करते हुए अपने भाई पे अटैक कर रहा होता है। जो फेनरिस रहती है वो भी थोड़ा बहुत मदद कर रही होती है डीमन लॉर्ड का, जिसपे जो डीमन लॉर्ड था उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और जो बनाजा है उसकी हेल्प करो। दूसरी तरफ जो उलिमिनास थी वो सीधा पहुंच जाती है बाकी डीमंस की तरफ, जहाँ पे जो डीमंस थे वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ झगड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए, हम लोग तो यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे। लेकिन जो सबऑर्डिनेट रहती है वो छोटे वाले डीमन लॉर्ड की, वो सीधा अपने मकड़ी से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है इल्यूमिनास पे। लेकिन जो इल्यूमिनास थी इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो उसके ऊपर जोरदार अटैक कर देती है। लड़ाई के दौरान जो फेनरिस रहती है उसे ऐसा पता चलता है कि ये जो बड़ा सा मॉन्स्टर बन के आया हुआ है उसके अंदर एक इंसान और एक लड़की फंसे हुए हैं। उसे पता चल जाता है कि ये काम उसी कमीने हीरो का है, तो वो जोरदार एकदम मुक्का जो रहता है वो दे मारती है उस हीरो को और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा जो यहाँ पे छुट्टी था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उसका मुक्का खाने के बाद जो हीरो था वो क्रिस्टल में से एकदम दूर जाके गिरता है और वो जो लड़की थी जो उसके साथ थी वो भी जमीन पे गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन वक्त रहते ही जो डीमन लॉर्ड था वो अपने बैरियर का यूज करते हुए उस लड़की को जमीन पे गिरने से बचा लेता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी इंसानों को चोट लगे। फिर दोबारा से वो अपने भाई से एकदम लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ पे जो उसका छोटा भाई था वो उसके लिए बहुत ही पिद्दी था और वो बहुत ही इजिली उसको एकदम नेग्लेक्ट कर रहा होता है, जिससे वो इरिटेट होता है और इस बार अपना जो पूरा मेलिकिन्स रहता है वो अपने अंदर समा लेता है और एक अजीब सा बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है। और देखने से लग रहा होता है कि ये वाला पावर रेंजर वाला जो उसने पावर अप किया है इस बार सीरियस है। और सही में ऐसा हो भी रहा होता है, क्योंकि जो छोटा भाई था इस बार थोड़ा बहुत मुक्का अपने बड़े भाई पे टपका पा रहा होता है, लेकिन इस बार भी जो बड़ा भाई था वो बिल्कुल भी एकदम रिएक्ट नहीं कर रहा होता है और फिर सारे मुक्के खाया जा रहा होता है या फिर ज्यादा से ज्यादा डॉज कर रहा होता है, वो अटैक कर ही नहीं रहा होता है। लेकिन फिर वो मन में सोचता है कि लगता है अब मुझे वो चीज यूज करना ही पड़ेगा। और ये चीज बोलने के बाद वो अपना जो छोटा भाई था उसको एक ही हाथ से आसमान में उठा देता है और फिर उसके बाद कुछ ऐसा मैजिक करता है जिसकी वजह से जो उसका पावर अप था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो एकदम नाकाम हो जाता है। जिसपे वो बोलता है कि मैंने ये जो टेक्निक
टेक्निक थी इंसानों से सीखी थी, क्योंकि उन्होंने ये डार्क लॉर्ड को हराने के लिए टेक्निक बनाई थी। इससे तुम्हारा जो पूरा पावर है वो पूरी तरीके से सील हो जाता है। मुझे लगा ही था कि इसका जरूरत मुझे पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे सीख लिया था। इन सारे अटैक को खत्म होने के बाद जो नीचे से स्प्रिंग हॉट वाले जगह के मालिक थे वो सारे लोग गुस्सा करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से जो हमारा जगह था वो एक तरीके से खराब हो चुका है। और वो अपने मैजिक का यूज करते हुए सारे जितने भी डीमंस थे उन सभी को कैद कर लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्या होता है, अचानक से ये सारे जो डीमंस रहते हैं वो आसमान में कहीं गायब हो जाते हैं। इसके बाद जो बनाजा रहता है वो अपने मैजिक का यूज करते हुए पूरा का पूरा जो जगह टूट गया था उसको ठीक कर देता है। और फिर सारे जितने भी लोग रहते हैं वो इन सभी की मदद कर रहे होते हैं, जैसे साफ सफाई करने में, सामान एक जगह रखने में। और इसी तरीके से ये लोग इन सभी की मदद करके जितना भी डैमेज हुआ था उन सभी को एकदम रिकवर कर लेते हैं। सारा काम खत्म होने के बाद जो भी हॉट स्प्रिंग के लोग थे वो इन सभी को थैंक्स कहते हैं इन सभी की मदद करने के लिए। फिर फाइनली इन लोग को मौका मिलता है कि ये लोग चैन से हॉट स्प्रिंग को एंजॉय कर पाए। और फेनरिस जो रहती है वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और बाकी सारे जितने भी लोग रहते हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं अपने हॉट स्प्रिंग को। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि बनाजा और डीमन लॉर्ड जो रहते हैं वो आपस में एकदम सामने ही हॉट स्प्रिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो बनाजा था वो बोलता है डीमन लॉर्ड से कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारा उन डीमंस को हराने में मदद किया। जिसपे जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पे दोषी था क्योंकि मैंने डीमंस को संभाल नहीं पाया, लेकिन तुम जिस तरीके से सारे लोगों को एकदम बैलेंस करके रखते हो तुम बहुत ही काबिले तारीफ हो। इतने ज्यादा एकदम ताकतवर होने के बावजूद तुमने आज तक किसी का भी पक्ष नहीं लिया। मैं तुमसे उसी समय एकदम इंप्रेस हो गया था जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। तुम मेरे इतना ज्यादा शक्ति को देखने के बाद भी बिल्कुल भी एकदम मुझसे डरे नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ कि तुमने कोई भी एकदम जो पार्टी है वो ज्वाइन नहीं की। और ये चीज बोल के वो अपना हाथ बढ़ा लेता है बनाजा की तरफ और फिर ये दोनों अच्छे तरीके से हाथ मिलाते हैं। जो बनाजा रहता है वो डीमन लॉर्ड जो कि आगे चल के बनने ही वाला है उससे हाथ मिला के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि अब ये इंसानों और डीमंस के बीच में एक शांति का प्रतीक बनेगी। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि नहाने के बाद ये सारे लोग जो रहते हैं वो अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं और उस खाने को खाते हुए ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश रह रहे होते हैं। जिसपे अचानक से ही जो एक वेट्रेस रहती है वो आ जाती है फेनरिस के बगल में और उसे एक स्पेशल सा खाना देते हुए कान में बोल रही होती है कि ये खाना आपकी एनर्जी बढ़ाने के काम आएगा। और तुम लोग समझ जाओ कौन सी एनर्जी बढ़ाने की बात हो रही है। जिस चीज को सुन के जो फेनरिस थी वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन उसे अपना मकसद तो पूरा करना ही था, इसलिए उस वो खाने को बहुत ही ज्यादा ध्यान से खाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो डीमन लॉर्ड रहता है वो एक जगह बैठे हुए रहता है। वहाँ पे जो बारीरोसा रहती है वो आती है और फिर उसे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा एकदम बुरी तरीके से ट्रीट करती थी। जिसपे डीमन लॉर्ड बोलता है कि तुम तो मुझे बहुत ही बुरा मानती थी ना। तो जो बारीरोसा थी उसे सॉरी कहती है और बोलती है कि मैं तुम्हें सही तरीके से समझ नहीं पाई थी, लेकिन मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ। जिस चीज को सुनकर जो डीमन लॉर्ड था वो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। तो जो ओलिमिनास थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम इरिटेट हो जाती है और जेलस होते हुए डीमन लॉर्ड को एकदम डांटना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद ये जो सारे लोग रहते हैं वो चैन से एकदम सोना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे जो फेनरिस और बनाजा थे वही बस नहीं सो रहे थे और एक जगह बैठते हुए वो लोग चांद को देखते हुए बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो बनाजा था वो फेनरिस को बोलता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इंसान के बारे में क्या ख्याल है। तो फेनरिस जो रहती है वो बोलती है कि ये अचानक से अजीब सा सवाल क्यों पूछा आपने। जिसपे बनाजा बोलता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ। तो फेनरिस बोलती है कि देखो मेरे को तो अगर कहा जाए तो मुझे इंसान के बच्चे थोड़े अजीब लगते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं डीमन के बच्चे के मुकाबले। लेकिन आज मैं अगर बात करूँ तो मुझे इंसान के बच्चे उतने खराब नहीं लगते हैं, क्योंकि इंसानों और डीमन में अंतर यही है कि जो इंसान है वो मिलकर कोई भी काम को सफल कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ मेरे इस जिंदगी में, मैं सबसे पहले जेलस तभी फील की थी जब जो बारीरोसा थी उसने मेरे से अच्छा एकदम खाना बना के आप लोग को एकदम खुश कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद मैं उसके बाद जलन नहीं की, क्योंकि मैं समझ गई कि जो बारीरोसा है वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इंसानों में यही खास बात है कि वो लोग कभी भी हार नहीं मानते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि मैं कभी भी इंसानों के प्रति बुरा नहीं सोचूंगी। तो जो बनाजा था वो खुश हो जाता है इस चीज को सुन के और बोलता है कि आगे चल के मैं बस इसलिए जानना चाहता था क्योंकि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में लड़ाई होगी, लेकिन मैं उसे रोकना चाहता हूँ और उसमें मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। जिसमें जो फेनरिस थी वो शर्मा जाती है और बोलती है कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आप मेरे हस्बैंड हैं और मैं आपके साथ दूंगी पक्का। वैसे भी हमारे जो आने वाला आगे बच्चा होगा उसके लिए एक अच्छी दुनिया हमें बनानी होगी। जिस चीज को सुनकर जो बनाजा था वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि ये तो तुमने क्या ही कह दिया। और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाती है और आपस में इन लोग के बीच में सिस्टम हो जाता है। इसी के साथ अगले दिन का सीन आ जाता है जहाँ पे जो फेनरिस थी वो बहुत ही ज्यादा एक बार खुश लग रही होती है। उसकी खुशी से सारी लड़कियां समझ जाती है कि उसके साथ आखिरकार रात में हुआ क्या है और वो लोग भी शर्माना शुरू कर देती है। जिसपे जो गोजेल था यानी कि डीमन लॉर्ड वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे वो इतनी ज्यादा खुश क्यों है। तो जो ओलिमिनास थी वो उसे डांटते हुए बोलती है कि तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। फिर जो बनाजा था वो इन सारे लोग को बोलता है इन सारे लोग को कि हमें घर चलना चाहिए और ये बोल के वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और ये सारे लोग घर पे पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग अपना डे टू डे टास्क करना कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि ब्लॉसम अपना खेती करना शुरू कर देती है। और फिर हमें बेलानो का सीन भी दिखाया जाता है जो कि इतनी छोटी होने के बावजूद मैजिक में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी हो गई थी और वो अब स्टूडेंट की जगह एकदम टीचर भी बन गई थी। फिर हमें सीन दिखाया जाता है बनाजा का और डीमन लॉर्ड का, जो कि आपस में जो बहुत सारे हथियार थे उसे तरीका से एकदम तैयार कर रहे होते हैं। जिसपे ओलिमिनास बोल रही होती है कि तुम लोग ये सारे हथियार को बना किस ले रहे हो। तो जो बनाजा था वो बताता है कि हम लोग ये हथियार को जाके बेचने वाले हैं जिससे हमें पैसे मिलेंगे।
लेंगे। तो होली मिनास इन सभी को डांटना शुरू कर देती है और बोलती है कि यही जो हथियार है वो इंसान फिर डीमंस के खिलाफ यूज करेंगे, मैं तुम्हें इसके लिए अलाउ नहीं करूंगी। उतनी देर में वहाँ पे बारीरोसा जो रहती है वो भी आ जाती है और फिर उसके बाद डीमन लॉर्ड को थैंक्स कहने लग जाती है, क्योंकि उसने उसे बहुत ही तगड़ा एकदम जो शील्ड था वो बना के दिया था, जिस पे जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हें ये चीज पसंद आई। फिर जो बारीरोसा रहती है वो बोलती है कि तुम्हें पता चला यहाँ जो प्रिंसेस थी उसका क्वीन बनने का जो सेरेमनी है वो स्टार्ट होने वाला है और मुझे लगता है कि कहीं जो डीमंस है वो अभी इस समय को देख के हमला न कर दे। तो जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने अपने भाई के जितने भी ताकत थी उसे सील कर दिया है और वो जल्दी अभी ठीक नहीं होने वाला है, इसलिए वो लोग अटैक करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। फिर हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंसेस का जो कि अपनी ओथ सेरेमनी ले रही होती है और सारे जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि जो इतनी अच्छी प्रिंसेस है वो अब उनकी क्वीन बन चुकी है। लेकिन सोने पे सुहागा यहाँ पे ये रहता है कि जो किंग था वो भाग चुका होता है यहाँ, क्योंकि उसे पता था कि उसने बहुत सारे जो बुरे काम है वो किए हैं और उसकी सजा उसे मिल सकती है। और ये जो क्वीन थी वो उसका जो खोजबीन था वो एकदम स्टार्ट की हुई होती है और उसे एकदम छोड़ना नहीं चाह रही होती है। फिर अगले सीन में हम लोग दोबारा से हीरो को देखते हैं जो कि उसी फावड़े को यूज करते हुए दोबारा से गड्ढा करके छुपा हुआ होता है अपनी उस बंदी के साथ, और इस बार जो उसकी बंदी थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम रो रही होती है और हीरो उसे शांत करवा रहा होता है। फिर हम लोग फेनरिस को देखते हैं जो कि सारे लोगों को एकदम खुश होते हुए चिल्लाते हुए बुला रही होती है कि तुम सभी जल्दी से आ जाओ, खाना रेडी हो चुका है। इन सारी चीजों को देख के जो बनाजा था वो मन में बोल रहा होता है कि जब मैं यहाँ पे आया था तब मैं हमेशा से एकदम अकेला हुआ करता था, लेकिन आज देख लो मेरे पास मेरी एक पूरी कंप्लीट फैमिली है। फिर बनाजा फेनरिस को बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया डार्लिंग कि हम लोग अब जाके अपना जो शॉप है उसे खोलेंगे। तो जो फेनरिस थी खुश होते हुए बोलती है कि हम लोग आपका उसमें पूरा तरीके से एकदम सपोर्ट करेंगे। जो बिरेली है वो अपना वहाँ पे सामान बेचा करेगी और ब्लॉसम अपने सब्जियां बेचा करेगी। और ये चीज बोल के ये लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं और इसी स्वीट एंडिंग के साथ इस जो एनीमे है उसका फर्स्ट सीजन हो जाता है खत्म। इसका सेकंड सीजन का अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सेम लाइक बाकी सारे एनिमेज का। लेकिन जैसे ही इस एनीमे का सेकंड पार्ट आएगा तो मैं आप लोग को तुरंत ही इस चैनल में अपलोड करवा दूंगा। उसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा, और प्लीज जो लाइक टारगेट है हमारा 3000 का वो जल्दी कंप्लीट कर दीजिएगा, जिसके बाद हम लोग ऐसा ही बहुत ही ज्यादा एकदम ऑसम एनीमे तुरंत ही अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बाय।